चलिए देखें यार। देखिए, ये एक फंक्शन दिया है और इसका वैल्यू निकालना है। कंप्लीट फंक्शन के बराबर में कुछ नहीं दिया है तो ये किसी रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ ए और बी का कुछ वैल्यू लेकर सवाल सॉल्व कर लीजिए। बेसिक भी करना आसानी है, पर वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे और भी आसान हो जाएगा। ए और बी दोनों 1 1 ले लीजिए, काम हो जाएगा। सर A1 लेंगे B1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू A1 + 1 कितना 2, 2 के पावर -1 यानी कि 1/2 इंटू सर 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, और यहाँ भी 1 के पावर कुछ भी रहे 1 होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, फाइनल कितना 3। अगर आप बेसिक बनाना चाहें तो भी आसान है, जैसे देखिए 3AB इंटू A + B के पावर -1 है। पावर अगर माइनस है तो बेस इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/A + B हो जाएगा इंटू सर इसको अगर सॉल्व करेंगे ए के पावर -1 है यानी कि 1/A हो जाएगा, बी के पावर -1 यानी 1/B, एलसीएम ए बी हो जाएगा। सर B + A अरेंज करके लिख लीजिएगा तो A + B, तो वो आ गया A + B/AB। ये कट जाएगा सर, ए बी से ए बी कट गया, फाइनल कितना बचा 3। देखिए tan y का मान निकालना है। tan देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा सर कि tan होता है sin/cos। ओके ना, यानी इस कंप्लीट फंक्शन को, अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर cos बाई से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 sin बाई, cos से डिवाइड करिएगा तो 2 tan बाई हो जाएगा, प्लस cos बाई से डिवाइड करिएगा 1, और √5 cos बाई से डिवाइड करिएगा तो sin/cos क्या हो जाएगा 10। अब थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए, 2 tan बाई उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 1 बराबर √5 tan बाई -2 tan बाई, tan बाई कॉमन हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा √5 - 1। तो सर tan बाई बराबर क्या हो जाएगा, tan बाई ये इधर आ जाएगा तो 1/√5 - 1। अगर इसको रेशनलाइज करिएगा तो ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, और बट्टा में A² - B², √5 का स्क्वायर 5, 2 होगा यहाँ पे यार। तो ये प्लस का 2, और बट्टा में √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया कितना 1, तो √5 + 2, ऑप्शन डी। देखिए कहा दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 90 और 15 है, यानी LCM 90 है, दोनों नंबर का HCF 15 है। कहा दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो कहा बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन से कर लेते हैं। अच्छा, दोनों का योग अगर 75 है तो बड़ी संख्या 90, अगर योग 75 है तो संख्या तो 75 से छोटा ही होगा। तो सर 90 नहीं हो सकता है, 75 होगा ही नहीं, कि अगर बड़ी 75 लेंगे तो दूसरी तो 0 फिर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप 45 लेंगे तो बड़ी संख्या अगर 45 तो छोटी संख्या 30 हो जाएगा। अब देखें 45 और 30 का HCF 15 है ना, 45 और 30 का LCM क्या हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन यही है। अगर डी आप देखेंगे तो अगर बड़ी संख्या 60, दोनों का योग 75 है तो छोटी संख्या 15 हो जाएगा। अब इनका HCF जो है ये तो 15 होगा, पर इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM 60 होगा, पर LCM होना चाहिए कितना 90, तो ऑप्शन से कर लेना है। देखिए कहा ए बी से 25% कम है, ए जो है बी से 25% कम है। सर ए बी से 25% कम है, अगर ये 100 है तो 25 कम 75 हो जाएगा। 75 और 100 रेशियो लिखेंगे तो 3 और 4। सेकंड में कहा बी सी से 30% कम है, बी जो है सी से 30% कम, सी से कम है। सी अगर 100 है तो 30 कम 70 हो जाएगा, 70 और 100 रेशियो तो 7 और 10। मिनटली कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिए। का सी डी से 50% अधिक है, अगर ये 100 है तो 50 से ज्यादा 150 हो जाएगा, तो 150 और 100 का रेशियो लिखेंगे तो 3 और 2।
सर इन तीनों को जरा आप बैलेंस करिए, तो तीनों रेशियो को अगर बैलेंस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप बैलेंस करते होंगे, आपको भी बहुत तरीका आता होगा, बहुत सारा तरीका इसको बैलेंस करने का। एक तरीका ये भी है कि सारे रेशियो के फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में लिख लीजिए, या फिर सारे रेशियो के सेकेंड टर्म को गुना या लास्ट टर्म को गुना करके लास्ट में लिखिए। फर्स्ट को कर लेते हैं 3 सते 21 तिया 63। अब कंपेयर अगर करिएगा, अगर इसमें कंपेयर करिएगा तो सर ए है 3, यहाँ 63, 21 तिया 63, तो बी है 4, 4 का 21 गुना 21 चौक 84, इसका कोई यूज है नहीं। 7 से 12 सते, बी यहाँ 7 है ना, यहाँ 84, 12 सते 84 यानी 12 गुना, तो 10 का 12 गुना 120, ये भी खत्म। अब यहाँ 3 से 40 गुना है, 3 का 40 गुना 120, 40 या 120, तो 40 दूना 80, डी का वैल्यू आ गया 80। अब सर कहा कि ए और सी के बीच का अंतर 285 है, ए और सी के बीच का अंतर 285। अच्छा, ए और सी का अंतर अनुपात में कितना है सर? अनुपात में है 57। सवाल कहा कि बी का 33.1/3%। अच्छा, 33.1/3% का फ्रैक्शन 1/3, तो बी का वैल्यू 84 है, तो 84 का 1/3 निकालना है, तो सर 84 का 1/3 यानी 28 का वैल्यू पूछा है, तो 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 57 से काटिएगा तो 5 बार में 28 बचे 140, ऑप्शन ए। 84 का 1/3 कितना होगा? 28 होगा ना, 84 का 1/3 28। देखिए, ए और बी किसी काम को 25 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर काम 25 दिन में कर देगा। कहा बी अकेले उसी काम के 66 सही 2/3%। अच्छा, 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3। कहा बी अकेले 2/3 भाग काम 30 दिन में कर देगा, तो आप बताना बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? तो बी पूरा काम 15 तिया क्रॉस करेंगे तो 15 तिया 45 दिन में करेगा, तो बी अकेले पूरा काम 45 दिन में कर देगा। आगे कहा यार ए अकेले उसी काम के, सॉरी, ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग कितने दिन में करेगा? तो पहले ए का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। 25 45 का एलसीएम कितना? 225, 25 नमा 45 बचे। बी का एफिशिएंसी 5 है, दोनों का 9 है, तो ए का कितना हो जाएगा? 4। कहा ए उस काम के 4/5 भाग को, तो सर टोटल काम है 225। अब कहा इसका 4/15 भाग, तो 225 का 4/15 यानी क्या काम? 15 चौक 60 काम। का इस 60 काम को एक कितने दिन में करेगा? तो ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में? 15 दिन में कर देगा। का किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है। का अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 है, तो अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? देखिए यार, कोई भी पॉलीगन अगर है, कोई भी पॉलीगन है, तो सर इसका एक अंतः कोण दिया है, ये एक अंतः कोण दिया है 135 डिग्री का। एक बाह्य कोण बताइए, तो सर आप बताना। ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 135 है तो बचा 180 माइनस 135 कितना डिग्री? 45 डिग्री। एक बाह्य कोण बोला है, एक बाह्य कोण। तो अंतः कोण अगर 135 है, और आप सबको पता है कि सर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है कितना? 180 डिग्री होता है ना हो। तो इंटीरियर एंगल अगर 135 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 135 उधर जाके घट जाएगा 45 डिग्री। ओके, देखिए कहा रजनी ने 22,500 में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 रुपया और कहा इसको लगवाने पर 1,000 व्यय किया। आप सबको पता है कि सर किसी वस्तु को खरीदने के अलावे उस पर जो भी एक्स्ट्रा खर्च करिएगा वो सबको जोड़ कर वास्तविक क्रय मूल्य बनेगा। तो सर 22,500 में खरीदे हैं, 22,500 में खरीदे हैं।
कहा कि 800 रुपए परिवहन पे खर्च किए, 1000 रुपया उसको लगवाने का खर्चा हो गया, तो आप बताइए एक्स्ट्रा कितना खर्च हो गया? तो आप बोलेंगे सर 1800 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो 22,500 में खरीदे, 1800 एक्स्ट्रा खर्च हो गया, सबको जोड़कर टोटल क्रय मूल्य कितना बन गया? तो आप बोलेंगे सर 24,300। और कहा कि इसको 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा? तो सर 20% अगर लाभ कमाना चाहते हैं तो 120% में बेचना पड़ेगा। 120% यानी 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जीरो, 2 तिया 6, इकाई अंक पे 6 है, जीरो 6 है क्या किसी का? देखिए तो जीरो 6, ऑप्शन बी। तो देखिए यार, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, जहां जरूरत रहे वहीं पे पूरा मल्टीप्लाई करिएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा टाइम करके बचाना है पेपर में। अब पूरा करने यहाँ ऑप्शन दिख गया कि सर दो, अब मान लीजिए कि 2-3 ऑप्शन रहता तो फिर तो सॉल्व करना पड़ता, लेकिन दिख गया कि सर एक ही ऑप्शन है जिसके आखिरी में जीरो और 10th प्लेस डिजिट 6 है। हो गया आंसर। का सर निश्चित धनराशि पर 9% के दर से एक निश्चित समय टी वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि कहने का मतलब हुआ प्रिंसिपल का 9/16 है। तो जिसके साथ भी का या से लगा होता है वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर वाला होता है। तो कहा कि साधारण ब्याज जो है धनराशि का 9/16, यानी कि धनराशि यानी प्रिंसिपल अगर 9 है तो प्रिंसिपल 16 है तो साधारण ब्याज 9 हो जाएगा। और आप सबको पता है ब्याज होता है PRT 500। सर 9 से 9 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से 25, तो टी बराबर आ जाएगा कितना? क्रॉस करेंगे तो 25/4, यानी 6 सही 1/4 ईयर। 6 सही 1/4, ऑप्शन ए। इसको थोड़ा मेंटली कर लीजिएगा। कहा कि एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात है 5:7:8 का तीनों वर्ग में क्रमशः 20, 25 और 40 और छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर नया रेशियो 9, 12, 16 हो गया। तो नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। सुनिए जरा, लिख देते हैं यार। पहले इनिशियल रेशियो था विद्यार्थी के संख्या का कितना? तीनों एक क्लास के 3 वर्ग में रेशियो था, ओरिजिनल इनिशियल रेशियो था 5, 7, 8 का पहला क्लास में 20 बच्चा शामिल किए, दूसरा में 25, तीसरा में 40, तो अब रेशियो हो गया 9, 12 और 16 का। अच्छा एक बात बताइए ना, पहला क्लास में 5 से हो गया 9, यानी कितने का वृद्धि हुआ? तो आप बोलेंगे सर 4 का। पहला क्लास में कितने? आप लोग मेंटली करिएगा, हम लिख दे रहे हैं। पहला क्लास में 4 का वृद्धि हुआ, पर एक्चुअल में कितने का वृद्धि हुआ है? 20 का। तो 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना? 5। 1 बराबर 5 हो गया। तो ओरिजिनली संख्या कितना था पहला क्लास का? 5। तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना? 25। अच्छा सेकेंड क्लास में कितने का वृद्धि हुआ है? तो सर 5 का, लेकिन एक्चुअल में कितने का वृद्धि हुआ? 25 का। तो 5 यूनिट बराबर 25, 1 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट अगर 5 है तो 7 यूनिट बराबर कितना? 35। अच्छा थर्ड क्लास में कितने का वृद्धि हुआ है? 8 का, लेकिन एक्चुअल में 40, तो 8 यूनिट 40, 1 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट 5 है तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40। यानी कि प्रारंभ में तीनों क्लास में टोटल विद्यार्थी कितना था? तो आप बोलेंगे 25, 35, 60, 40, 100। शुरुआत में 100 विद्यार्थी था। कहा कि नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या, यानी कि प्रवेश के बाद टोटल कितने बच्चे हैं? तो आप बताइए। पहला क्लास में 20 बच्चा एक्स्ट्रा आया, दूसरा में 25, तीसरा में 40, 20, 60, 25, 85 बच्चा एक्स्ट्रा आया है। तो पहले अगर 100 था, 85 और आ गया, तो अब टोटल हो गया कितना? 185। ऑप्शन डी। देखिए कहा चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में, चॉकलेट और दूध का एक मिक्सचर है। कहा पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है। ध्यान से 8% चॉकलेट है। का इस पेय पदार्थ को 50 लीटर मात्रा में, इस पेय पदार्थ के 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया। मेन यही पकड़ना है, क्या मिलाया गया सर? तो आप बोलेंगे दूध मिलाया गया। तो आप बताइए अगर चॉकलेट और दूध का मिक्सचर है, सर दूध मिलाएंगे तो दूध का क्वांटिटी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन चॉकलेट के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि पहले जितना चॉकलेट था, इनिशियल जितना शुरुआत में जितना चॉकलेट था,
अभी भी उतना ही चॉकलेट का क्वांटिटी रहेगा। तो कहा 50 लीटर का मिक्सचर था सर। अब इस 50 लीटर में पहले चॉकलेट कितना था, 8%। कहा कि कितना दूध मिल, सॉरी 10 लीटर दूध मिला है। तो आप बताना, 50 लीटर मिक्सचर था, 10 लीटर दूध मिला है, तो मिक्सचर हो गया कितना, 60 लीटर। अब पूछ रहा है कि इस नए वाला मिक्सचर में चॉकलेट का प्रतिशत कितना। तो मान लेते हैं X% है, चॉकलेट है, तो आपस में बराबर होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल। सर 1 0 से 1 0, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 5 चौक 20, 3 इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20/3, यानी 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। ओके। देखिए, कहा एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का रेशियो जो है 3:2। देखें यार, मैन का एफिशिएंसी 3 है, यानी कि मैन पर डे 3 काम करेगा। ओमैन का एफिशिएंसी 2 है, यानी ओमैन पर डे 2 काम करेगी। और ऊपर लाइन में बोला है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर पूरे काम को 66 दिन में निपटा दिया। तो आप बताना सर, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, एक महिला एक दिन में 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम, 5 काम। तो 66 दिन में टोटल कितना काम कर दिया, 330। कहा 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में। सर कहा 6 पुरुष और 2 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में। तो आप बताना, एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम, 18 काम। एक महिला एक दिन में 2 काम, तो 2 महिला एक दिन में 4 काम। तो सर 6 पुरुष एक दिन में 18 काम, 2 महिला एक दिन में 4 काम, तो ये सारे वर्कर मिलकर एक दिन में कितने काम कर देंगे, 22 काम। एक दिन में 22 काम, और टोटल काम करवाना है कितना, 330। तो एक दिन में 22 काम, 330 काम कै दिन में, तो 22 से डिवाइड करिएगा, 22 एकम 22, 22 पचे 110, यानी 15 दिन। ऑप्शन बी। सवाल थोड़ा आसान है यार सारा। कहा एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां हैं। कहा कि टोटल परसेंट में 100 होता है, 40% यानी 40 ठो गर्ल्स है। तो आप बताइए बॉयज कितना होगा, 60। आगे कहा कि सर परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई है, और 585 लड़के उत्तीर्ण हुए। अच्छा, ये जो रियल वैल्यू दिया है ना 585, ये किस चीज का दिया है। तो आप बोलेंगे सर पास होने वाले लड़कों का दिया है, और परसेंटेज वैल्यू फेल होने वाला का दिया है। तो आप निकाल लें, जितने लड़के हैं ना सर, उनमें से 35% लड़का फेल हुआ, तो आप बताना 65% पास हुआ होगा क्या। यस। और जितनी लड़कियां हैं उनमें 20% फेल हुई है, तो बताइए 20% अगर फेल हुई है तो पास हुई होगी कितना, 80%। अब पूछा है कि पास होने वाले लड़की का संख्या, कोई बात नहीं, तो 60 का 65% निकालिएगा। 65% का फ्रैक्शन 13/20, 20 तिया 60 है, और 13 तिया 39। कैसे समझिए, 60 का 65% निकालिएगा ना हो, तो 65/100 करेंगे, तो 5 से 13 और 5 से 20 और 20 से 3 बार में, यानी 13 तिया 39, यानी 39 लड़का जो है ये पास हुआ है। अच्छा, 40 का 80% निकालेंगे, यानी 32 लड़की पास हुई है। तो अब आप बताइए, पास होने वाला लड़का, टोटल 60 लड़का है जिसमें से 39 लड़का पास हुआ, पर एक्चुअल में पास हुआ है कितना, 585। तो सर एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 39 एकम 39, 39 पचे, यानी कि 15 गुना। तो 39 यूनिट अगर 585 है, तो एक यूनिट 15 होगा। कहा पास होने वाली लड़की यानी 32 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 15 दूना 30, 45 और 3 48, 480 हो जाएगा। पता है, उधर बार बार इसलिए देखना पड़ता है, पहले भी हम बोले हैं कि पता नहीं कब साउंड खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू पढ़ाते रह जाते हैं और बाद में पता चलता है कि साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाता है। देखिए, का एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया। एक अर्धगोला है सर, और इसके ऊपर जो है एक शंकु को आपने रखा है। कहा कि सर शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है। शंकु का जो
रेडियस है वो अर्धगोला के रेडियस के बराबर, और अर्धगोला का व्यास 12 है, ध्यान से व्यास 12 है, डायमीटर 12 है, तो अर्धगोला का रेडियस 6 हो जाएगा। और अर्धगोला का रेडियस 6 यानी शंकु का भी रेडियस कितना 6। शंकु का ऊंचाई 8 है, तो आप बताना हाइट अगर 8 है शंकु का, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा। ये स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई ट्रिपलेट याद होगा 6 8, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे कहा यदि पाई वर्ग सेंटीमीटर को पेंट करने की लागत 25 रुपया है, आप बताइए पाई वर्ग सेंटीमीटर का खर्च जो है ये दिया है 25 रुपया। तो सवाल बोला कि संयुक्त वस्तु को पेंट करने का लागत, तो आप समझिए ये कंप्लीट जो शेप है ना, ये का इस कंप्लीट जो ये शेप है इसका, इसको पेंट करना है, तो पेंट तो बाहर बाहर करेंगे, तो बाहर बाहर कहने का मतलब वक्र पृष्ठ एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस कंप्लीट फिगर का कर्व सरफेस एरिया अगर निकालिएगा, तो फिगर ऊपर शंक्वाकार है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया पाई आर है, और नीचे अर्ध गोलाकार है, तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो सर पाई अगर पाई आर कॉमन कर लेंगे, आर का वैल्यू तो पता है 6, अंदर यहाँ एल, एल है कितना शंकु का 10, और ये आर, आर यानी कि 6 हो जाएगा। तो 10 और 6 16 छक है, हाँ? पाई आर एल, छोड़िए नहीं, इतना क्या करना है। आर है 6, आयल 10, 10 छक 60 पाई, 6 का स्क्वायर 36 दूना 72 पाई, तो ये हो गया सर 132 पाई। यानी कि इस कंप्लीट फिगर का कर्व सरफेस एरिया 132 पाई आ गया। पाई वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 25 रुपया है, तो 132 पाई वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना, पाई वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 25 रुपया, तो 132 पाई वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 132 गुना 25, 25 दूना 50, 75 5 80, 25 और 8 3300 रुपया। ये सवाल थोड़ा सही है। देखिए वैल्यू निकालना है किसका सर, तो 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना है। और दिया है अपने को a प्लस बी √7, a माइनस बी दिया है कितना √5। तो देखें जरा a माइनस बी यहाँ पे है, तो a माइनस बी तो दिया ही है सवाल में, ओके ना। चाहिए क्या क्या, तो एक चाहिए a इंटू बी, और एक चाहिए अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे निकालिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab, क्योंकि ए बी इसी में ना आएगा तो 4ab होगा। नहीं तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी अननोन है और ए बी भी अननोन है, तो फिर निकाल नहीं पाएंगे कुछ, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। अब a प्लस बी √7 का स्क्वायर 7 प्लस a माइनस बी √5 का स्क्वायर 5 अब प्लस 4ab। अब थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए। अच्छा 5 इधर आके घटेगा 2, यानी 2 बराबर 4ab, तो ab बराबर कितना हो जाएगा 1/2। नहीं समझिएगा तो लिख देते हैं, 5 इधर आ जाएगा तो 2 बराबर 4ab, ठीक है ना। ab बराबर कितना हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा तो 2/4 यानी 1/2, तो ab का वैल्यू 1/2 आ गया। एक चीज और चाहिए क्या, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो यहीं से देखिए, अरे यार यहां से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करिएगा, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अब जरा बताइए √7 का स्क्वायर 7, इसका तो वैल्यू ही निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 गुना 1/2, ए बी का वैल्यू 1/2, 2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, एक इधर आके घट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 6। बस हो गया यार। अब यहाँ 8 गुना ए बी का वैल्यू 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6, और माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यही है ना। तो 2 चौक 8, 4 छक 24 में से 5 गया 19, ऑप्शन ए।
थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा। कहा एक समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, ये समानांतर चतुर्भुज है। अब कहा इसके सर ये दोनों डायगोनल है। का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। सपोज इस विकर्ण का लेंथ अगर 100 है तो दूसरा विकर्ण जो है इसका 65% यानी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। आगे कहा विकर्ण को सब लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया। सुनिए ना, समचतुर्भुज में दो विकर्ण होता है जिसमें एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है। देखने से भी लग रहा है ये थोड़ा सा कॉर्नर यहाँ पे देखिए ना, ये वाला विकर्ण जो है ना, इस विकर्ण का लंबाई ज्यादा होता है, ये बड़ा विकर्ण होता है और इस विकर्ण का लंबाई छोटा होता है। और ऐसे भी हमने ये 100 लिया है। का बड़े विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग खींचे। अच्छा, बड़ा विकर्ण का लंबाई 100 है तो वर्ग जो खींचिएगा, बड़े विकर्ण को भुजा माने हैं तो बड़ा वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब सवाल कहा, सवाल बोला सम चतुर्भुज का एरिया और वर्ग के एरिया का अनुपात। सम चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, और सर वर्ग का एरिया तो भुजा स्क्वायर 100 का स्क्वायर यानी 100 गुना 100 लिख देते हैं। एक ठो 100 से एक ठो 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, बट्टा वाला दो क्रॉस हो जाएगा तो 13 अनुपात 20 दूना 40 हो जाएगा। ओके, देखिए कहा दो संख्या का एच सी एफ और उनके एल सी एम का रेशियो 1:30 है। एच सी एफ और एल सी एम का रेशियो दिया है 1:30। कहा कि एच सी एफ और एल सी एम के बीच का अंतर 493 है। अच्छा, एच सी एफ और एल सी एम का अंतर अनुपात में कितना है, 29 यूनिट, लेकिन सवाल में दिया है 493। तो सर एक यूनिट बराबर 29 एकम 29, शेष बचा 20 और 3 203, 29 सते, ठीक है ना, 17 बार में कट जाएगा तो एच सी एफ हो जाएगा 17 एकम 17 और एल सी एम 17 तिया 51, 510। सर का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा, 0 17 एकम 17, 70 है का लास्ट का दो डिजिट, हाँ एक ही ऑप्शन सी में। और ऐसे भी 17 एकम 17 85 और एक 86 हो जाएगा, 8670। कहाँ तक हो गया था, 15, ये तो हो ही गया। ये ये चलिए, कुछ दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा।
देखिए का 42 वस्तु का अंकित मूल्य 70 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 42 वस्तु का जो अंकित मूल्य है 70 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला बस लिख दीजिए यार। अब 14 तिया 42, 14 पचे 70। एमपी और सीपी का रेशियो अगर लिखिएगा 5:3। सेकेंड डाटा दिया है 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 21 वस्तु के अंकित मूल्य के। यहां से एसपी और एमपी का रेशियो लिखेंगे तो 21:25। अच्छा, इन दोनों रेशियो को जरा गौर से देखिए, दोनों में कॉमन कौन है? तो आप बोलेंगे सर अंकित मूल्य दोनों जगह कॉमन है, और अगर कॉमन है तो वैल्यू सेम होना चाहिए। वहां 25 है, यहाँ 5 क्या कर रहा है? सर इक्वल बनाइए तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना किए तो अंकित मूल्य हो गया 25 और क्रय मूल्य हो गया कितना? 15। अब सवाल कहा कि वस्तु को बेचने पर उसे कितने का लाभ या हानि होगा। तो आप देखिए ना, क्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य है 15, बेचा है 21 में, तो लाभ हो जाएगा कितने का? 6 का। कितना पे? 15 पे। 6 का लाभ 15 पे परसेंट 100 से कर लीजिए गुना। 5 तिया 15, 5 से 20, 3 दूना 6, 20 दूना 40% लाभ। देखिए का एक राशि को 3 साल के लिए x% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि यह x+1% प्रति वर्ष होता, सुनिए ना, पहले रेट था x%, अब रेट है x+1%। x+1 यानी पहले से रेट 1% ज्यादा है, और अगर रेट 1% ज्यादा है यानी अब हर साल 1% ब्याज ज्यादा मिलेगा। एक साल में 1% ब्याज ज्यादा मिलेगा तो 3 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? 3%। लेकिन एक्चुअल में कितना ज्यादा मिला है? 48 रुपया। कहा कि बताइए सर राशि क्या है? राशि यानी कि प्रिंसिपल 100% का वैल्यू, तो 48/3 गुना 100। 16 तिया 48 सर, 16 गुना 100, 1600। सिंपल, पहले रेट था x%, अब रेट हो गया x+1%, यानी कि सर रेट जो है 1% बढ़ गया। रेट 1% बढ़ गया यानी अब हर साल 1% ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो 3 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? 3%। 3%, लेकिन एक्चुअल में 48 रुपए। 3% 48 से राशि यानी कि मूलधन पूछा है 100%। आसान सवाल है यार। क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 4:5, यानी खरीदे हैं 4 में, बेचे 5 में, तो 1 का लाभ होगा। किस पर? क्रयमूल पर। 1/4 यानी कि 25% का लाभ हो जाएगा। अरे यार बक। ओहो। हमको लगता है कि इसको अब निकाल दीजिए, पेन ड्राइव। देखिए का एक टैंक में दो इनलेट ए और बी है। इनलेट यानी भरने वाला पाइप है ए और बी, दो ठो भरने वाला पाइप है, और सी पूरे टैंक को 30 मिनट में खाली कर देगा। ए पूरा टंकी 5 घंटे में भरेगा, बी पूरा टंकी 6 घंटे में भरेगा, और सी 30 घंटे में खाली कर देगा। तो टोटल कैपेसिटी 30 हो गया। 5 छक भरने वाला है तो एफिशिएंसी को प्लस से 6 बचे। भरने वाला है 5 से, 30 एकम खाली करने वाला है 1 से। का यदि खाली टंकी में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय? अच्छा आप बताइए, जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ए 6 भर रहा है, बी 5, 6 या 5 11 भर रहा है, और सी उसमें से 1 लीटर हर घंटे खाली करेगा। ए और बी हर घंटे 11 लीटर भरेगा और सी 1 लीटर खाली कर देगा। तो तीनों जब साथ में चलेगा तो हर घंटे टंकी में पानी जाएगा कितना? 10 लीटर।
तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 3 घंटा। देखिए कहा x प्लस 3 के क्यू के विस्तार में x का गुणांक क्या होगा, x का कॉफिशिएंट। तो बस केवल आपको x को कंसीडर करना है कि जब इसको ब्रेक करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो x कहाँ आएगा, पहले लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जो लोग समझ गए होंगे वो मेंटली कर लीजिएगा, डायरेक्ट कर लेना है, पर जो लोग नहीं समझ रहे समझ लीजिए। एक्स क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता है। तो सर एक्स का गुणांक पूछा है, तो आप जरा देखिए, तो एक्स का अगर कॉफिशिएंट पूछा है तो यहाँ तो एक्स क्यू है, ये तो न्यूमेरिकल है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 एक्स है। तो कहा एक्स का गुणांक यानी कॉफिशिएंट क्या होगा, तो 27 होगा। का 20 वर्ष पहले एक पति और उसके पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष। आप बताना हस्बैंड और वाइफ का जो औसत था 23 वर्ष है, कब? 20 साल पहले। तो दो लोगों का एवरेज अगर 23 है तो टोटल एज 23 दूना 46 हो जाएगा, लेकिन ये कब का है? 20 साल पहले का। तो 20 साल पहले एज अगर दोनों के उम्रों का योग 46 था, प्रेजेंट में कितना? तो हस्बैंड का भी 20 साल, वाइफ का भी 20 साल, 20 और 20 40 साल, यानी प्रेजेंट में कै साल है दोनों का? है 86। कहा कि अब यानी वर्तमान में उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, उनकी औसत आयु 34 वर्ष है। अच्छा हस्बैंड है, वाइफ है और उनका एक बेबी है, का इन 3 लोगों का औसत एज अगर 34 है तो 3 लोगों का टोटल एज 34 तिया कितना हो जाएगा? 34 तिया 102। तो 3 लोगों के टोटल एज में से हस्बैंड और वाइफ का एज घटाइएगा तो बच्चा का एज आ जाएगा कितना? 16 साल। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा यार। जैसे दो बिंदुओं से दो रेलगाड़ी एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेगी, दो बिंदुओं से दो रेलगाड़ी अगर एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेगी तो बीच में कहीं ना कहीं पक्का मिलेगी। ओके ना? सपोज इधर से जो गाड़ी चल रही है इसका चाल V1 है, इधर से जो चल रही है इसका चाल V2 है, तो बीच में कहीं मिलने के बाद इनको अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, जैसे इस गाड़ी को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 समय लगा और मिलने के बाद इस गाड़ी को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में T2 समय लगा है। तो रिलेशन होता है V1 बट्टा V2 बराबर √T2 बट्टा T1। सबको पता है। तो सवाल का दो रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है, वे एक दूसरे को पार करने के बाद यानी एक दूसरे से मिलने के बाद, कहा कि मिलने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 के चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो सर V1 बट्टा V2 बराबर, V1 तो दिया ना, पहला रेलगाड़ी का चाल 45 अब बट्टा V2 बराबर √T2 बट्टा T1। अच्छा टाइम को अरेंज करिए तो ये फर्स्ट टाइम है, पहला टाइम है, और ये सेकंड वाला टाइम है। 3 घंटा 20 मिनट, तो 20 मिनट, मिनट को आवर में लाएंगे 60 से भागा तो 20 बट्टा 60 यानी 1/3, तो 3 तिया 9 1 10/3, ये T2 आ गया सर, ये T2 है। अच्छा T1 क्या सर? 4 घंटा 48 मिनट, तो 4 प्लस 48 मिनट को आवर में लाइएगा 60 से डिवाइड करिएगा, 12 चौक 48, 12 पचे 60 यानी 4/5, तो 5 चौक 20 4 24/5 हो जाएगा। तो ये है क्या सर? T1। रिलेशन क्या होता है? V1 बट्टा V2 बराबर √T2, T2 है 10/3, T2 बट्टा T1 अगर लिखेंगे तो इनवर्स हो जाएगा ना, बट्टा में 24/5 लिखेंगे तो इनवर्स होके क्या हो जाएगा? 5/24। अब इसको काट पीट कर दीजिए, 2 से 12 बार में कटेगा, 2 से 5, तो 5 पचे 25, 12 या 36, 25/36 का वर्गमूल हो जाएगा 5/6। 5 से काटिएगा 9 बार में, क्रॉस करेंगे तो V2 बराबर 6 नमा 54 हो जाएगा। देखिए का चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100। अच्छा 2 वर्ष में 6400, 4 वर्ष में, जैसे आप लोग डायरेक्ट करिएगा यहाँ से, मान लीजिए ये P रुपया जो है ना, ये 2 साल में हो गया है कितना? 6400।
और यही पैसा 4 साल में हो गया है कितना, 8400। अच्छा तो बताइए, तो ये पी रुपया 2 साल में 6400, ये 4 साल में 8400, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा, 6400 को 8400 होने में कितना टाइम लगा होगा, 2 साल। तो 2 साल में रेशियो है और एक चीज ध्यान में रखिएगा, सीआई एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर साल के एंड में जो अमाउंट होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो ये 6400 रुपया 2 साल में 8400 हो गया, और रेट पूछा है, और आप सबको पता है कि सर रेट जो होता है ना सर, ये रेट होता है 1 ईयर का भी इंटरेस्ट, 1 ईयर का जो ब्याज होता है ना उसी को रेट बोलते हैं। रेट निकालना है यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, तो ये 6400 रुपया 2 साल में 8400 हो गया। रेशियो ले लीजिए 64 और 84। अच्छा 64 2 साल में 84, तो 1 साल का रेशियो लेना निकालना पड़ेगा, और आपको पता है 2 साल का मालूम है, 1 साल का निकालना है, तो वर्गमूल कर लेंगे। 64 का वर्गमूल 8 है, और यहाँ 81 है। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 8 रुपया 1 साल में 9 रुपया हो गया। तो एक का ब्याज मिला कितना पर, 8 पर, 1/8 यानी 12.5% हो जाएगा। क्या ये देखिए, का एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का क्रय मूल्य, सॉरी मूल्य, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात करें। देखिए यार, लैंग्वेज भ्रमित करने के लिए एक डेटा ऐड कर दिया जबकि उसका कोई यूज नहीं है। ये जो लाइन लिखा है इसको जरा गौर से देखिए, तो कहा उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% लाभ होगा। लगता है से क्या होगा, लगने से थोड़े ना कुछ होगा। का खुदरा विक्रेता सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है, और अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट भी दिया है, और उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। तो बिक्री पर होने वाला लाभ ज्ञात करें। सुनिए, पहले रेट 50% बढ़ाकर अंकित कर दिया है, पहले 50% बढ़ाकर अंकित, ऐसे समझिए कि क्रय मूल्य अगर 100 है, एक तो ए बी फॉर्मूला से कर लीजिए, चूंकि सक्सेसिव घटना का केस घट रहा है तो ए बी से कर लीजिए, नहीं तो ऐसे समझ में आएगा अच्छे से, तो ऐसे कर लीजिए। क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, यानी अंकित कर दिया है कितना, 150, और अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट दिया। तो आप बताइए, 150 का चीज था, 25 डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितना में, 75% में, है ना। 10 से 10, 15 पचे 75, 7, 15 7 105, 105 और 7 112, पट्टा वाला 10 हटाइएगा एक अंक से पहले, यानी 100 का चीज था, अंकित किया 150 और बेचा 112.5 में, तो एक्चुअल में उससे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 100 का चीज 112.5 में बेचा, तो एक्चुअल में लाभ हुआ 6.5। वो सोच रहा था ना क्या कि 50% बढ़ाकर अंकित करेंगे और बेचने के दौरान 25% डिस्काउंट देंगे ना, तो हमको 25% लाभ होगा, ऐसा वो सोचा था। पर एक्चुअल में लाभ हुआ है कितना, 12.5%। तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, बस भ्रमित करने के लिए लिख दिया है। तो एक्चुअल में लाभ हुआ है कितने का, 12.5% का। वो सोचा था कि भैया 50% बढ़ाकर अंकित किए हैं और 25% का डिस्काउंट देंगे ना, तो हमको लगता है कि हम 25% लाभ कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप 100 का चीज 150 तो लिख दिए, पर 112.5 में बेचे, यानी 12.5% का ही प्रॉफिट हुआ है। तो ये आप गलत सोच रहे थे सर। देखिए, कहा सर 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है, प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना किया जाता है, तो परिणामी का प्रसरण अवलोकन क्या होगा। सुनिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे हम आपको बोले कि सर 10 संख्या का ऑब्जर्वेशन या संख्या कुछ भी बोलिए, बात एक ही है, 10 संख्या का
प्रसरण यानी वेरिएंस बोलते हैं इसको। प्रसरण मान लीजिए कि प्रसरण है कुछ भी मान लीजिए 30 है। क्या हो रहा है भाई? 30 है। कितना है? 30 है। अब क्या हो गया इसको? हाँ यहाँ पे एन पे। अच्छा, तो 10 संख्या का प्रसरण मान लीजिए 30 है। ओके ना? 10 संख्या का प्रसरण कितना है? 30 है। हम बोले कि प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या में कितना से गुना कर दिया जाए? k से। तो सर ध्यान रखिएगा, अगर हर संख्या को k से गुना करेंगे ना तो वेरिएंस जो होगा ना, ये वेरिएंस k, अगर हर संख्या को k से गुना करिएगा तो प्रसरण k स्क्वायर गुना हो जाएगा। यानी कि नया प्रसरण कितना हो जाएगा? पहले 30 था तो k स्क्वायर गुना यानी 30 k स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। बोलेगा पर हर संख्या को अगर 2 से गुना किए तो नया प्रसरण क्या होगा? तो प्रसरण जो है पहले से 2 के स्क्वायर गुना यानी 4 गुना हो जाएगा। अगर हर संख्या को 3 से गुना किए तो प्रसरण 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। हर संख्या को 5 से गुना किए तो प्रसरण जो है 5 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो कहा सर कि कहाँ गया वो सवाल? सवाल खत्म हो गया। हाँ ये छोड़िए। देखिए तो 20 संख्या का प्रसरण जो है 5 है। 20 संख्या का प्रसरण 5 है। कहा कि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना किया जाता है तो परिणामी प्रसरण का अवलोकन क्या था? तो पहले अगर प्रसरण 5 था, हर संख्या को 2 से गुना किए तो प्रसरण जो है 2 के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी 5 चौक 20, 20 यानी यही ऑप्शन डी है। तो ध्यान रखना, छोटा सा बात है। का एक वृक्ष के छाया की लंबाई 1/√3 है उन्नयन कोण। अच्छा 1/√3 tan कितना डिग्री? 1/√3 होता है। तो आप बोलेंगे 30 डिग्री। आसान सा सवाल था। अरे भाई फिगर से देखिएगा तो आसान तो है यार। का ये वृक्ष है और इस वृक्ष का जो छाया इधर से मान लीजिए अगर सन आ रहा है, सनलाइट आ रहा है इधर से, तो यहां से तो सनलाइट जो आएगा ये पार कर जाएगा और इधर से शैडो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो खंबा है या ब्रिज है इसका छाया इस साइड बनेगा। तो कहा छाया की लंबाई, ब्रिज के छाया इसकी लंबाई का 1/√3 गुना, ये जो छाया है ना लंबाई का 1/√3 गुना, लंबाई का, तो लंबाई अगर अब ब्रिज की छाया इसकी लंबाई, सॉरी यार, सॉरी 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 30 नहीं होगा, सॉरी यार सॉरी। कहा कि क्या कि वृक्ष की छाया इसकी लंबाई का, वृक्ष की लंबाई का, वृक्ष की लंबाई का, तो का वाला नीचे ना, यानी कि वृक्ष की लंबाई अगर √3 था तो इसके छाया का लंबाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप बताइए ये थीटा पूछा है तो ये थीटा, ये √3 है, ये 1 है, तो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। tan 60 ना होता है √3/1, तो 60 हो जाएगा। देखिए 3x² - 6x +6x है। अब -5 = 0 के मूल का नेचर क्या होगा? तो यार मूल का नेचर किस पे डिपेंड करता है? b² - 4ac पे डिपेंड करता है। आप सबको पता है कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है यानी कि इसका मान क्या होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा इसके साथ साथ अलग अलग असमान मान होगा, असमान होगा। क्या होगा? क्योंकि ये होता है b, थोड़ी ना समझ आइएगा। दूसरा b² - 4ac अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो ये निगेटिव है, और निगेटिव अगर है तो ये काल्पनिक होगा, काल्पनिक एवं असमान। और एक होता है b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो मूल समान होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का जो नेचर है वो b² - 4ac पे डिपेंड करता है। तो का इस द्विघात समीकरण का नेचर क्या है? तो इसका पहले b² - 4ac निकाल लीजिए, b² - 4ac, फिर देख लेंगे कि जो वैल्यू आया वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो b² यानी 6 का स्क्वायर 36 - 4, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -5 है।
तो 36 माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 या 15 चौक 60, यानी कितना हो जाएगा 96। तो वैल्यू पॉजिटिव आया ना, यानी ये जीरो से बड़ा है, और जीरो से अगर बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और साथ के साथ असमान होंगे, वास्तविक और असमान। देखिए का सरल करना है, इसको सरल करना है। कल भी एक सवाल बताए थे, इसको सॉल्व मत करने लग जाइए। अब इस फंक्शन के बराबर अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ वेरिएबल के जगह अपने मन से कुछ ले लीजिए। एक्स का वैल्यू 0 लीजिएगा ना तो 2-3 ऑप्शन टैली कर जाएगा, यहाँ तो सारा ऑप्शन टैली कर जाएगा। तो 0 नहीं 1 ले लेते हैं। तो एक्स अगर 1 लेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। 1 में से 6 जाएगा -5, तो 3 गुना -5 माइनस का 15, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 6 कम 6 -9, प्लस 24 और -1 हो गया। तो अब देखिए 7, यानी कि 15 में से 7 जाएगा तो -8 और -9, -17 और एक -18, अब प्लस 24 है तो ये 6 हो जाएगा। सही है ना यार कैलकुलेशन? 5 या 15 1, 6 9 24 1, ठीक है। -8 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये तो कभी होगा नहीं, चूंकि सब प्लस में है तो 15 से बड़ा वैल्यू आएगा। 1 है तो 12 एकम 12, 15 में से 12 गया 3, 3 प्लस 4 7, ये भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ देखिए तो 15, 12 एकम 12, 15 12 27, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 15 12 एकम 12, 15 में से 12 गया 3 और 4 7 में से एक जगह 6, यही है। हाँ 6 सही है। देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो आपको पहले भी बताए हैं कि पावर को अगर हाफ करिएगा, पावर अगर हाफ करेंगे ना तो 2 जोड़कर वर्गमूल कर लीजिएगा। तो 34 में 2 जोड़ेंगे 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। अब पूछा है क्या कि a के पावर 6 प्लस 1 बट्टा 1 के पावर 6, तो देखिए तो पावर यहाँ से 3 2 है और यहाँ पावर कितना है 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ पावर कितना है 6 है। तो पावर 3 गुना हो रहा है, और 3 गुना अगर हो रहा है तो होगा 1 क्यू माइनस 3, आप सबको पता है। तो 6 का क्यू 216 माइनस 6 3 का 18 हो जाएगा कितना 198, ऑप्शन डी। तो चलें यार आज के लिए देखें, अगर ये चीज़ नहीं समझ पाए तो इसको फिर से समझ ही गया होइएगा। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।